उसको ले जाइए। गुड इवनिंग, जय हिंद, नमस्ते। बहुत दिनों से आप सभी के बीच रूबरू नहीं हो रहे थे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। कुछ अपनी व्यस्तताएं थी, कुछ और भी ड्यूटी होती है, तो उस ड्यूटी को पूरा करने में लगे हुए थे। चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और ये लगभग ये सीरीज अब कंटिन्यू रहेगा। अब सीटेट के का आंसर की भी आ गया है, तो जो बच्चे सीटेट के आंसर की का इंतजार कर रहे थे या फिर रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, वो अपने ओएमआर को आंसर की से मिला लें और आगे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लग जाए। ठीक है, चलिए इसकी विस्तृत तैयारी जो है हमारे संस्थान के द्वारा, दिव्यदृष्टि संस्थान के द्वारा जहानाबाद में कराई जाती है, जो कि ऑफलाइन बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो जिनको भी ऑफलाइन तरीके से पढ़ना है वो इस बैच में ज्वाइन करें और इस बैच को ज्वाइन करके ऑफलाइन पढ़ाई करें, उसका फायदा उठाएं। चलिए हम लोग चैप्टर 1 भारत एक सामान्य परिचय, क्लास 9 का चैप्टर 1 है और ऐसे इंडियन ज्योग्राफी में भी चैप्टर 1 वो होता है, तो उसको हम लोगों ने कवर किया। अभी हम लोग के बीच में भारत का भौगोलिक परिचय, इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया या भारत का भौगोलिक विस्तार भी पूछता है, मतलब इस तरीके से इस चैप्टर का नाम दिया जाता है। तो इस चैप्टर को हम लोग आज शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो ये सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बोला गया कि पहला प्रश्न है जो कि भारत के भौगोलिक विस्तार, जहाँ पे हम भारत के भौगोलिक विस्तार को पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसको हम समझा देते हैं हम लोग को जरा। तो वो जरा समझाने की अगर बात करें भारत के भौगोलिक विस्तार, तो भारत का भौगोलिक विस्तार के रूप में सबसे पहले भारतीय हिमालय को पढ़ना होता है। सबसे पहले हमें हिमालय को पढ़ना होता है। हिमालय के बाद हमें उत्तरी मैदान पढ़ने होते हैं। उत्तरी मैदान पढ़ने होते हैं। उत्तरी मैदान के बाद हमें प्रायद्वीपीय क्षेत्र पढ़ने होते हैं। ये प्रमुख रूप से 3 तरीके से वर्गीकरण किया गया है हमारे देश के भौगोलिक स्थिति को। ठीक है, लेकिन और भी इसके कई विस्तार किए गए, जिसमें आपको 6 प्रकार के इसमें देखने को मिलेगा। तो हम एक एक करके इससे संबंधित जो सभी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और वहाँ से जो डिटेल एनालिसिस किए जाएंगे उस डिटेल एनालिसिस को हम लोग कवर करेंगे। चलिए लद्दाख के बीच स्थित है। अब लद्दाख बोला गया, लद्दाख किसके बीच स्थित है? प्रश्न है लद्दाख किसके बीच स्थित है? शिवालिक और जास्कर बिल्कुल गलत है। मध्य हिमालय और शिवालिक बिल्कुल गलत है। ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। राइट आंसर काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत, इन दिनों के बीच लद्दाख स्थित है। लद्दाख जो कि हमारी यूनियन टेरिटरीज है, हमारा यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी, 2 राजधानी है, लेह और कारगिल। ग्रीष्मकालीन राजधानी कारगिल है और शीतकालीन राजधानी लेह है, लद्दाख की अगर बात करें तो। हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह कहाँ में स्थित है? डॉट डॉट है तो कहाँ में स्थित है? अब ऑप्शन है प्रशांत महासागर बिल्कुल नहीं होगा, बंगाल की खाड़ी बिल्कुल नहीं होगा, हिंद महासागर बिल्कुल नहीं होगा, अरब सागर इज द राइट आंसर। इसलिए हम अगर बात करें लक्षद्वीप द्वीप समूह की, तो वो कहाँ है? अरब सागर में है, अरब सागर में है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। इस प्रश्न को हम लोग लगभग कोशिश करेंगे कि इसको लिखें, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है, इससे कुछ और भी डिटेल आप लोग को लिखेंगे हम। फ्लोटिंग फुंडिस, फ्लोटिंग फुंडिस भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? यानी इससे कई प्रश्न किए जाते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। केरल नहीं होगा, उत्तराखंड नहीं होगा, जम्मू कश्मीर नहीं होगा,
मणिपुर इज द राइट आंसर। मणिपुर इज द राइट आंसर, फ्लोटिंग फुंदिस। मणिपुर में मणिपुर में दो तरह की चीजें हम लोग को पढ़ना होगा। एक लोकटक लेक है, लोकटक लेक, लोकटक झील, और एक है केबू लाम जाओ, केबू लाम जाओ, केबू लाम जाओ, केबू लाम जाओ आपका कहा जा सकता है टाइगर रिजर्व, ठीक है, या अभ्यारण्य। तो ये जो अगर हम बात करें लोकटक झील की बात करें, तो लोकटक झील तैरता हुआ झील है, तैरता हुआ झील है। और लोकटक अभ्यारण्य, ये सॉरी केबुलाम जाओ अभ्यारण्य की अगर बात करें तो ये भी तैरता हुआ है, मतलब एक पानी में, पानी के बीचों बीच है। तो यहाँ से तीन प्रश्न, फ्लोटिंग फुंदिस की अगर बात करेगा, या तैरता हुआ झील की बात करेगा, या फिर केबुलाम जाओ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व की बात करेगा, तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? मणिपुर के साथ जाएंगे, मणिपुर के साथ जाएंगे। अगले प्रश्न में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप शामिल है, कितने आइलैंड है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न से मतलब ये वाले प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं प्रश्न किए जाते हैं। अंडमान और निकोबार की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार हमारे 572 572 द्वीपों का एक बड़ा द्वीप समूह है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे देश में प्रमुख रूप से दो द्वीप है, एक अंडमान निकोबार है और एक जो है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है जो समुद्री जीव के द्वारा बना है, लेकिन अंडमान निकोबार हिमालय का एक विखंडित क्षेत्र मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि हिमालय का बहुत जो क्षेत्र जो अंडमान निकोबार हम लोग को देखने को मिलता है वो हिमालय वहां तक फैला हुआ था, लेकिन हिंद महासागर की धार और अरब सागर की ये बंगाल की खाड़ी की धार ने ये हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला थी उसको तोड़ डाला और वही अंडमान निकोबार के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग सीधा कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार हिमालय का क्षेत्र है, विस्तारी क्षेत्र है, और ये कितने द्वीप है इसमें? 572 572। याद रखने के लिए अगर हम एक साथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लक्षद्वीप के द्वीपों की भी बात करें तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप, लक्षद्वीप में कितने हैं? 36 द्वीप है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चले। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड। देखिए यहाँ से 3-4 प्रश्न हो सकते हैं। सबसे पहले तो पूछेगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो आपका पहला प्रश्न में ही पहले प्रश्न का उत्तर हो गया आपका जो होगा वो प्रश्न में होगा बैरन आइलैंड, ठीक है। अभी है कहाँ उसकी बात किया जाएगा तो ये अंडमान द्वीप समूह के अंडमान सागर में है, अंडमान सागर में है। अब अंडमान सागर में है तो ये केवल भारत का नहीं है, बिल्कुल इससे एक और प्रश्न किए जा सकते, केवल भारत का नहीं दक्षिण एशिया का, क्या दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अगर कोई है तो वो कौन है? बैरन आइलैंड। भारत में दो प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र है, एक बैरन है और एक नारकोंडम है। बैरन जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी है, और दोनों को दोनों अंडमान निकोबार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये अंडमान द्वीप समूह यानी अंडमान सागर में पाए जाते हैं, ये याद रखेगा। तो यहाँ से 3 प्रश्न। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड। दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया, इंग्लिश में अगर पूछे साउथ एशिया, साउथ एशिया की बात करेगा तो साउथ एशिया का एकमात्र आइलैंड की अगर बात करेगा तो वो कौन होगा? बैरन आइलैंड ही होगा, ठीक है। कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह के अंडमान सागर में स्थित है। कोई दिक्कत बताइए? किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम होगा तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ओके। नेक्स्ट चलिए, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? अभी इसका प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने दे दिया। अच्छा इसका हो गया ना, आगे बढ़ाइए, ऊपर ले जाइए। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबोलो, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है माउंट डायबोलो नाम, आप हम पहले क्लास में ही बोले थे कि आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे
बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपको और भी कहीं आपने पढ़ा नहीं होगा। तो ये सभी प्रश्नों को आप लोग नोट करेंगे कॉपी में। केवल पढ़ने से आपको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो माउंट डायबोलो की अगर बात करें तो माउंट डायबोलो भी जो है वो अंडमान के क्षेत्र में, मध्य अंडमान में पाया जाता है। और इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई की अगर बात करें मेरे प्यारे मित्रों, तो वो 295 मीटर है। कितना है? 295 मीटर। यानी माउंट डायबोलो जो कि मध्य अंडमान में स्थित एक चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितना है? 295 मीटर है। कितना है? 295 मीटर। अब अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप या द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। मिनिकॉय, दीव, अंडमान निकोबार और मेरू। देखिए द्वीप यानी दमन दीव की बात किया जा रहा है, ये अरब सागर में है। मिनिकॉय की अगर बात करें तो ये भी अरब सागर और हिंद महासागर के आसपास है। मेरू की बात करेगा तो मेरू जो है वो भी अरब सागर में है, अरब सागर में। और मेरू जो है वो कहाँ है? मिनिकॉय के पास है। मिनिकॉय के नजदीक में एक द्वीप है जिसका नाम है मेरू। लेकिन अंडमान निकोबार जो है वो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसलिए 7वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, अंडमान और निकोबार। इसका सही उत्तर क्या होगा जी? अंडमान एवं निकोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप। देखिए बार बार ये शब्द आपको ट्रिपल स्टार लगाना चाहिए, 4 स्टार, 5 स्टार, VVI, VVVVI जितना लगा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सेट में, बहुत तरह के प्रश्न में, बहुत तरह के प्रश्न की श्रृंखलाओं में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि हैवलॉक द्वीप है कहाँ। हम लोगों ने पढ़ा था हैवलॉक द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हैवलॉक के जगह अगर पन्ना द्वीप भी पूछे, क्या पूछ दे? पन्ना द्वीप या एमराल्ड आइलैंड। क्या पूछ दे? एमराल्ड आइलैंड। ठीक है, तो ये भी हमारा कहाँ है? अंडमान निकोबार में। तो 3 प्रश्न, हैवलॉक द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार। पन्ना द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार। एमराल्ड आइलैंड कहाँ है? अंडमान निकोबार। ठीक है, ये सभी प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सबको लगभग समझ में आ रहा होगा, हमारी स्पीड भी लगभग ठीक ठाक है। जिनको भी स्पीड थोड़ा सा 0.5x पे लगा दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि सर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएं। किधर गया रे बाबू तुम? यहाँ है। चलिए, बोला गया है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? देखिए ये सब प्रश्न जो है ना एकदम मुंह पे रखना होगा आप लोगों को। नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, काराकोरम, ये सभी प्रश्न जो है ना आपको मुंह पे रखना। पूछा गया कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, तो ये है कहाँ जी भैया? उत्तराखंड में है। और यहाँ से एक फैक्ट याद कर लीजिए, उत्तराखंड में एक जगह है चमोली डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन कर देता है कभी कभी कि चमोली जिला कहाँ है या कौन से पर्वत चोटी के आसपास है, तो ये नंदा देवी के आसपास है चमोली। ठीक है, चमोली में ही नंदा देवी स्थित है, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है उत्तर और दक्षिण भारत को। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। आज तक हम लोग पढ़ते थे, पहले भी पढ़े होंगे, कि भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत 2 भागों में विभाजित करने का श्रेय कर्क रेखा को जाता है, 23.5 डिग्री अक्षांश को। लेकिन यहाँ पे प्रश्न अलग कर दिया, प्रश्न कर दिया कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है। तो पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें तो हम लोग थोड़ा सा किसका यूज करेंगे? भारत के नक्शा का यूज करेंगे। और भारत के नक्शा का यूज करेंगे तब हम लोग को थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे क्या है। हिमालय की बात की जा रही है तो ये हिमालय की चोटी है जो यहाँ तक जाती है। पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट यहाँ पे है। विंध्यन पहाड़ी की बात करेंगे तो लगभग विंध्यन पहाड़ी यहाँ पे है। और सतपुड़ा की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे है। तो हमारे देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? विंध्यन पहाड़ी को जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? इसका सही उत्तर क्या होगा? विंध्यन होगा, विंध्यन होगा। विंध्यन की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है? सबसे ऊंची चोटी, विंध्यन पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी
अनाई मुड़ी है, अनाई अनाई मुड़ी। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है मैकाल पर्वत। ठीक है, क्या मैकाल, या फिर आप इसको धूपगढ़ वो बोल सकते हैं, धूपगढ़ भी बोल सकते हैं, मैकाल नहीं बोल सकते हैं। मैकाल हटाते हैं आपको, सतपुड़ा का एक नाम है मैकाल, इसका जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है, धूपगढ़ी है। तो ठीक है, ये सभी ऊंची चोटियों के बारे में हम लोगों ने बात किया। आप लोग के सामने किसके बारे में बात किया, सभी ऊंची चोटियों के बारे में हम लोगों ने बात किया। ठीक है, सभी ऊंची चोटियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार, धूपगढ़ी, धूपगढ़ी या धूपगढ़ भी आपको इसको कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी, पश्चिमी घाट अनाईमुड़ी और विंध्यन का अमरकंटक। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है। ठीक है, और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा दो चोटियां हैं। देखिए, नंदा देवी बिल्कुल इसका आंसर नहीं होगा, साल्तोरो कांगड़ी और मामोस्तोंग कांगड़ी इसका भी आंसर नहीं होगा। कामेट पर्वत इज द राइट आंसर, और कामेट पर्वत है कहाँ, उत्तराखंड में है। कहाँ है जी, उत्तराखंड में। तो हम लोग नंदा देवी को भी देखते हैं, नंदा देवी भी यूके यानी उत्तराखंड में है। साल्तोरो कांगड़ी और मामोस्तोंग कांगड़ी दोनों के दोनों कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। पिछले टीआरई 3 या 2 में क्वेश्चन आया था कि बाल्टोरो और साल्टोरो हिमनद कहाँ स्थित है। अब बहुत सारे लोग नहीं पढ़े थे तो उनका आंसर उनका गलत हो गया होगा। तो हम लोग एक एक चीज को देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है ना, साल्तोरो कांगड़ी और मामोस्तोंग कांगड़ी कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। मैंने जो वादा किया है कि एक प्रश्न में, प्रश्न के शब्द से प्रश्न निकालेंगे, ऑप्शन से प्रश्न निकालेंगे, यानी एक प्रश्न से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको निकाल कर दिया जाए, इसकी वादा की जाए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। चले गया रे बाप, यहाँ बोला गया कि, अच्छा, द करंट स्क्रीन इज फ्रोजन, फ्रोजन का है भाई, नहीं फ्रोजन रहेगा, फिर फ्रोजन हुआ, कोई बात नहीं, ये रहे सब सही। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे तो लोग, बहुत सारा लोग कंफ्यूज इस बात की हो जाते हैं ना कि हिमालय सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और बहुत नाम इसका है, इसलिए हिमालय ही नाम इसका लगा के चले आते हैं, जो कि बिल्कुल अधिकतर बस 10 मिनट और 10 मिनट में चलते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा अरावली की पहाड़ियां भारत ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम पहाड़ियों की अगर बात की जाती है, प्राचीनतम पहाड़ियों की जिक्र की जाती है, तो वहां पे हम किसका आंसर लेके चलते हैं, अरावली की पहाड़ी को ही लेकर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर। देखिए अभी अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने कुछ पर्वतों के बारे में बात किया था, अभी यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल कर लेंगे। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है, यानी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाएगी। देखिए, विंध्यन पर्वत की अभी हम लोगों ने बात किया, अमरकंटक है। दक्कन का पठार बिल्कुल ही इसका कोई ये नहीं है, सतपुड़ा का धूपगढ़ी है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है, गुरु शिखर है। और इस गुरु शिखर की जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है मेरे प्यारे मित्रों, वो 1722 किलोमीटर के आसपास है। सॉरी, 1722 मीटर, नॉट किलोमीटर। ठीक है, 1722 मीटर है। ठीक है, तो ये था आपका 13वें प्रश्न का उत्तर। यहाँ से 3-4 प्रश्न हुए। सबसे पहले अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722, और ये है कहाँ, तो ये है राजस्थान में। अभी अभी इसी अरावली का इंसिडेंट, ये घटना हम लोगों ने कुछ दिन पहले सुना कि अरावली को तोड़ने की बात की जा रही है। ठीक है, तो वही अरावली पर्वत की बात की गई थी। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात से दिल्ली तक है और उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है,
अगले प्रश्न है यहां से, इस प्रश्न पे फोकस करना थोड़ा डिटेल में, ठीक है? तैयार है आप लोग? चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न आपको है ना, ये प्रश्न आपको बहुत जगह पे देखने को नहीं है, और इस प्रश्न का जो फैक्ट है वो भी आपको बहुत जगह देखने को नहीं है। राहुल पांडे कोशिश करेगा कि आपको इस प्रश्न से संबंधित सभी तथ्य को आपके सामने दे। बोला गया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग, ये छिन्न अंग की जगह कहीं कहीं दिव्यांग भी देते। क्या देते? दिव्यांग वाली भारतीय महिला कौन है? देखिए, चाहे वो भारतीय महिला कह दे या विश्व की महिला कह दे, पूरी दुनिया में हमारी बेटियां और हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत आगे हैं, और अब तो धीरे धीरे बहुत ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न में भारतीय दिया गया है, लेकिन पूरे विश्व की भी बात की जाएगी तो पूरे विश्व में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला की अगर बात की जाएगी तो वो हमारी अरुणिमा सिन्हा। कौन? अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जो थी वो पहली दिव्यांग महिला हुई विश्व की जो माउंट एवरेस्ट चोटी पे चढ़ाई की। माउंट एवरेस्ट चोटी जो कि दुनिया की, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटी, ठीक है? अब इसमें कुछ ऑप्शन है, और ये ऑप्शन बिना मतलब का तो दिया हुआ नहीं होगा, तो इस ऑप्शन को भी हम लोग थोड़ा डिटेल करते हैं। तो बी नंबर जो है वो बछेंद्री पाल के बारे में आप लोग जानते हैं, और इनके बारे में क्या जानते हैं आप लोग जी? ललका कहाँ गया? ललका। अच्छा, इसका तो उत्तर क्या हो गया? अरुणिमा से। अब इस सबको ब्लू से देखते हैं। तो बछेंद्री पाल को हम लोग जानते हैं कि प्रथम महिला, कौन? प्रथम महिला, भारतीय प्रथम महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई। संतोष यादव की बात करें तो ये लगातार दो बार चढ़ने का रिकॉर्ड है महिलाओं में, ठीक है? और प्रेमलता अग्रवाल के बारे में दो फैक्ट है। प्रेमलता अग्रवाल के बारे में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला फैक्ट है कि ये पहली महिला बनी है जो कि दुनिया के सात ऊंचे चोटियों को चढ़ी है, 7 ऊंचे चोटियों को चढ़ी। और दूसरा फैक्ट है कि सबसे वरिष्ठ महिला की बात की जाए, वरिष्ठ महिला यानी सबसे उम्र दराज महिलाओं की अगर बात की, यानी सबसे लंबी उम्र में, लगभग 54 वर्ष की उम्र में, लगभग 54 वर्ष की उम्र में इसने माउंट एवरेस्ट का को फतह किया। तो ये इस प्रश्न, और ये प्रश्न आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, इस प्रश्न को एकदम माइंड में हटा लीजिएगा। दुनिया की पहली दिव्यांग महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी वो अरुणिमा सिन्हा। कोई ऐसी महिला जो दुनिया के ऊंचे 7 चोटियों को चढ़ी वो प्रेमलता अग्रवाल थी। भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट को चढ़ी वो थी बछेंद्री पाल, और लगातार 2 बार चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला संतोष यादव थी। ये 4 ऑप्शन है, और चारों से संबंधित जो फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? आगे चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, माउंट जोपनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? माउंट जोपनो, माउंट जोपनो की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, ये सिक्किम में है। सिक्किम में है, और सिक्किम में कहाँ पे है? सिक्किम में कहाँ पे है? तो ये सिक्किम में कंचनजंगा के आसपास है। कहाँ पे है जी? ये कंचनजंगा, कंचनजंगा के आसपास है, कंचनजंगा के आसपास है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये अरावली पर है। देखिए, राजस्थान में गुरु शिखर से थोड़ा आगे जाने पे अरावली पर्वत पे माउंट आबू पर्वत है, और इसी माउंट आबू पर्वत पे दिलवाड़ा, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर भी स्थित है। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो क्वेश्चन किया जा सकता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला पे या माउंट आबू? और माउंट आबू कहाँ है? तो वो कहाँ है? अरावली पे है। कहाँ है जी? अरावली पे है, ठीक है? आगे चलते हम लोग, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा,
कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की ऊंची चोटी है? हिमालय की, देखिए इस प्रश्न पे डिटेल करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। भारत में हिमालय की, भारत की नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे ई वाला जो शब्द है ना, में, अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पे में के जगह की रहता, उत्तर अलग होते। में है, इसका उत्तर अलग है। कौन है? कंचनजंगा। कौन है जी? कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करेंगे तो वो कौन है? कंचनजंगा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है जी, उसकी ओर चलते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ से चलेगा। गाड़ी का स्टेयरिंग कहीं पे है, हम कहीं और से कोई बात नहीं, चलता है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला लेह के उत्तरी भाग से तिब्बत की सीमा तक फैली हुई है, जिसमें दिगरला और खारदुंगला दर्रे शामिल है? दिगरला दर्रा और खारदुंगला दर्रा दोनों कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? जास्कर पर्वतमाला में। कहाँ पे? जास्कर पर्वतमाला। जास्कर पर्वतमाला लद्दाख के क्षेत्र में है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करेंगे तो वो कौन है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो महेंद्रगिरी जाएंगे, और महेंद्रगिरी की ऊंचाई जो है वो लगभग 1501 मीटर, लगभग कितना है? 1501 मीटर है। लेकिन नए डाटा के अकॉर्डिंग पूर्वी घाट की ऊंची चोटी अगर कोई बात करेंगे, पूर्वी घाट की ऊंची चोटी की बात करेंगे तो एक नया नाम आया है, जिंदगाड़ा। जिंदगाड़ा, ये जिंदगाड़ा नया नाम आया है, जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन एनसीईआरटी और बहुत सारे फैक्ट में महेंद्रगिरी को ही लिया गया है, इसलिए महेंद्रगिरी इज द राइट आंसर। हम लोग महेंद्रगिरी को ही लेके चलेंगे, लेकिन इस फैक्ट को भी हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दोदा बेटा नीलगिरी की चोटी है। कोलारी बेटा, वो भी पूर्वी घाट की बात करेंगे। अनाईमुड़ी दक्षिण पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये दोनों अनाईमुड़ी से संबंधित फैक्ट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित? लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख की अगर बात करेंगे तो लिपुलेख कहाँ पे है? लिपुलेख आपका है, लिपुलेख आपका है लिपुलेख है जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। क्यों जम्मू कश्मीर में है? क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग, अच्छा अच्छा अच्छा, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर नहीं, ये उत्तराखंड में शायद होगा, शायद। इसका आंसर उत्तराखंड। हाँ, इसका आंसर क्या है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड लिपुलेख दर्रा जो है वो फेमस है कैलाश मानसरोवर यात्रा। ठीक है, तो इस कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए फेमस है। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे। उस दर्रे का नाम बताया। अच्छा, यहाँ पे आ ही गया, जिसे उत्तराखंड में है। देखिए यहाँ पे उसका उत्तर भी है। तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो है लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा है। हम लोग आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारा वो है कि महादेव पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में फैली है? महादेव पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में फैली है? तो वो मध्य प्रदेश में। इसका सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। इससे और भी संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न फैक्ट नहीं है, जो जिसमें फैक्ट है उसको मैंने आपको बता दिया। अगला है यहाँ पे कि दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है। उत्तर में उत्तर दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार था, उत्तर में ये सतपुड़ा से गिरा है। ये इज द राइट आंसर। बहुत ज्यादा इसमें माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो फैक्ट था वो मैंने आपको बताया।
चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? ठीक है, जयंतिया, खासी और गारो। गारो, खासी, जयंतिया तीनों के तीनों मेघालय में है, इसलिए ये तीनों तो आंसर होगा नहीं। उत्तर जो होगा वो जावेड़ी। जावेड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। प्रश्न क्या किए गए कि मेघालय में शामिल नहीं है, तो वो जावेड़ी ही है जो मेघालय में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो नाथुला दर्रा भारत को इसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? देखिए अगर ऑप्शन में तिब्बत रहेगा तो हम तिब्बत के साथ जाएंगे, लेकिन तिब्बत है नहीं, और तिब्बत को कब्जा कौन किए हुए है? चीन कब्जा किया हुआ है, इसलिए इसका उत्तर हम लोग किसके साथ जाएंगे? चीन के साथ जाएंगे। नाथुला दर्रा भारत को चीन से जोड़ती है। ठीक है, चलिए हम लोग आज के लिए बस इतना ही रहते देते हैं, बाकी और भी कई प्रश्नों को हम लोग आगे लेके चलेंगे। फिर से एक बार बोलेंगे कि इसमें जितने भी प्रश्नों के की तैयारी करवाई जाती है, सोल्यूशन करवाया जाता है, उसके सभी फैक्ट को आप कॉपी पे नोट कीजिए। ठीक है, कॉपी पे अगर पॉसिबल नहीं है तो आप पीडीएफ हम इसका भेजेंगे, उस पीडीएफ को आप प्रिंट करवा लीजिए, और पीडीएफ को प्रिंट करके और पीडीएफ पे भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, केवल लेक्चर सुनने से काम नहीं चल सकता है। अगर हम इतना अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपना बोल रहे हैं इतना, तो आपको भी ये करना होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।